को आज हम देखिए हाई स्कूल की बायोलॉजी, हाई स्कूल का क्या, जीव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हाई स्कूल बायोलॉजी। हमारा जो विज्ञान का तीसरा पार्ट होता है जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। पहला पार्ट आपका फिजिक्स होता है, दूसरा केमिस्ट्री होता है, तीसरा बायोलॉजी होता है, जिसमें आपको पता होगा कि जो 25 नंबर का होता है वो फिजिक्स से आता है, 20 नंबर का केमिस्ट्री से आता है और 25 नंबर का बायोलॉजी से आता है, जिसमें एमसीक्यू तीनों का मिला के 20 नंबर का होता है और प्लस 50 नंबर का आपका थ्योरी होता है जो लिखने को रहता है। एमसीक्यू आप जान रहे हो कि 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में है और हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा एमसीक्यू, और उसको ओएमआर शीट पे भरना रहता है। और जो आपका 50 नंबर का रहेगा वो आपको कॉपी में लिखना होगा। तो 7 त्रिक 21, 7 क्वेश्चन, 7 फिजिक्स के, 6 केमिस्ट्री के और 7 बायोलॉजी के। तो टोटल 7 7 14 और 6 कितना हुआ, 20 एमसीक्यू आपके रहेंगे। बाकी आप 17 आप जोड़ लीजिए तो 17 3 51 हो जाएगा। 17 नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का थ्योरी रहेगा। में इसलिए 15 नंबर का मान लीजिए केमिस्ट्री, और उसी 15 में आप देख लीजिए 50 में से 15 आप घटा दोगे तो 35 आएगा। उसी 35 का आधा आधा 17 18 करके आपका फिजिक्स और बायोलॉजी हो जाएगा। तो बायोलॉजी के हम कुछ आपको सबसे पहला जो पार्ट है जो इंपॉर्टेंट हम आपको बताएंगे वो है आपका पहला पाठ जो आप पढ़ते हो, जिसका नाम है आपका देखिए जय प्रक्रम। क्या होता है, जय प्रक्रम, जिसको हम अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस, लाइफ आप जान ही रहे हो, जीवन। जय प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस करना। हम अपने जीवन को, लाइफ को क्या करें, हम अपने लाइफ को कैसे प्रोसेस करें, मैंने लाइफ को प्रोसेसिंग करना। अक्सर आप कंप्यूटर की भाषा में आप देखोगे प्रोसेस शब्द आता है। जैसे आप सीपीयू पढ़ते हो तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप कहते हो, वैसे आपका यहां भी प्रोसेस, जय प्रक्रम जिसको हम कहते हैं, संक्षिप्त में आप इसको जान लीजिए। जय प्रक्रम डिफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं। जय प्रक्रम का मतलब होता है कि समस्त जीवधारियों द्वारा, समस्त जीवधारी, अब देखिए समस्त जीवधारी, जितने जीवधारी हैं, समस्त जीव, समस्त जीवधारी एवं समस्त जीवधारी एवं पेड़ पौधों द्वारा, या आप पेड़ पौधों कह सकते हो, या आप पेड़ पौधों के जगह क्या लिख सकते हो, पादपों के द्वारा। क्या हम कह सकते हैं क्या कि समस्त जीवधारी, समस्त जीवधारी एवं पादपों, पादप मतलब होता ही है आप देखिए पेड़ पौधे, तो समस्त जीवधारी एवं पादपों द्वारा अपने समस्त जीवधारी एवं पादपों द्वारा अपने जीवन का निर्वहन करना,
क्या करना? निर्वहन करना। जयो प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जय प्रक्रम कहलाता है। समस्त जीवधारी एवं पादपों द्वारा अपने जीवन का निर्वहन करना ही जय प्रक्रम कहलाता है। ठीक, तो अब देखिए, जय प्रक्रम समस्त जीवधारी करते हैं और पादप करते हैं, लेकिन दोनों के करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे सबसे पहले कोई भी जीवधारी देखिए, लाइफ को प्रोसेसिंग करना, जीवन को आगे बढ़ाना, उनका निर्वहन करना, उसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसिंग कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं कि जय प्रक्रम। अब देखिए, जय प्रक्रम को करने के लिए कोई भी प्राणी हो, चाहे जो प्राणी हो, वो जय प्रक्रम यदि करेगा तो जय प्रक्रम में सबसे पहले उसको क्या करना होगा? उसको पोषण करना होगा। क्या करना होगा? पोषण करना होगा। पोषण के साथ साथ जब वो पोषण कर लेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? पाचन करना पड़ेगा। अब वो जब पाचन करेगा तो सबसे पहले स्थित उसको क्या करना होगा? पोषण करना होगा। पोषण के बाद तब उसको पाचन करना होगा। पाचन के बाद जब इतनी कंडीशन हो जाएगी तो उसको श्वसन करना पड़ेगा। जीवन का निर्वहन करना है तो इन सारी चीजों को करना होगा। श्वसन करना होगा। श्वसन के बाद उसको अपना परिसंचरण मेंटेन करना होगा। परिसंचरण की क्रिया उसमें होनी चाहिए। परिसंचरण के साथ साथ उसमें उत्सर्जन की क्रिया होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? उत्सर्जन की क्रिया होनी चाहिए। तो हमने कहा कि सबसे पहले उस जीव को अपने जीवन का निर्वहन करना है तो पोषण या पाचन, श्वसन करना होगा, परिसंचरण करना होगा, उत्सर्जन करना होगा। साथ साथ ये प्रोसेस की क्रिया होगी उसमें, जबकि जनन जो है वो प्रोसेस या जय प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। जनन जो होता है वो प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर जनन नहीं करेगा तो क्या प्रोसेस नहीं करेगा? प्रोसेस स्वाभाविक है करेगा। लाइफ अपना जीवन व्यतीत करेगा, जनन नहीं करेगा तब भी वो अपने जीवन का निर्वहन करेगा। लेकिन अगर ये चीजें नहीं करेगा या इन चीजों में यदि कोई काम नहीं हो रहा है तो वो अपने लाइफ को प्रोसेस आगे बढ़ा ही नहीं सकता है, कभी नहीं बढ़ाएगा वो। अब जैसे हमने कहा कि सबसे पहले आप देखिए पोषण पोषण आप देखिए, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है क्या? पोषण। जैसे हम सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले बात आती है पोषण का। सबसे पहले किसकी बात आती है? पोषण का। समस्त जीवधारी एवं पादपों द्वारा, समस्त जीवधारी एवं पादपों द्वारा, जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीवधारी हो चाहे पादप हो, इसलिए हम क्या कहते हैं कि समस्त जीवधारियों, समस्त जीवधारियों एवं पादपों द्वारा, समस्त जीवधारियों एवं पादपों द्वारा भोज्य पदार्थों, किसका? भोज्य पदार्थों, भोज्य पदार्थों, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके, क्या करके? को अवशोषण चाहे लिख दीजिए चाहे ग्रहण कर दीजिए, को
ग्रहण करके ऊर्जा तथा वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा तथा वृद्धि, मतलब समस्त जीवधारियों एवं पादपों द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके ऊर्जा तथा वृद्धि प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण। समस्त जीवधारियों एवं पादपों द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके या अवशोषण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करें, ऊर्जा के साथ साथ वृद्धि भी करें, उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। उसी को हम पोषण कहते हैं। पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पोषण जो होता है, आप देखिए, पोषण जो होगा वो दो प्रकार से होता है। पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? पोषण दो प्रकार का होता है। पहला क्या है? पहला होता है, पहला और दूसरा। पहला पोषण जो होता है वो होता है स्वपोषण। क्या होता है? स्वपोषण। और दूसरा होता है परपोषण। फिर परपोषण भी तीन प्रकार का होता है। पहला होता है आपका समभोजी पोषण। पहला क्या होता है? समभोजी पोषण, परपोषण, क्योंकि इसका प्रकार है ये किसका? परपोषण का। पहला होता है आपका समभोजी। क्या होता है? पहला होता है आपका समभोजी होता है। क्या होता है? समभोजी। दूसरा होता है आपका मृतोपजीवी। क्या होता है? मृतोपभोजी, या हम इसी को कहते हैं मृतोपभोजी। तीसरा होता, देखिए, मृतोपभोजी हो गया। और इसके बाद होता है परजीवी। परजीवी या परभोजी कह सकते हैं। परजीवी या परभोजी। तो जड़ प्रक्रम की क्रिया करने के लिए चाहे जीव हो या जंतु हो या पादप हो, चाहे जो है वो अपने जीवन का निर्वहन करना ही जड़ प्रक्रम कहलाएगा। जड़ प्रक्रम की क्रिया करने के लिए, जैसे हमने कहा कि कुछ चीजें हमको जरूरी है। अभी हमने कहा जनन नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर हम भोजन ना करें नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले हमें पोषण करना होगा जीवन को निर्वहन करने के लिए। भोजन जब होगा तो उसका पाचन स्वाभाविक है होगा। श्वसन की क्रिया, श्वसन नहीं करेंगे तब भी मर जाएंगे। इसके बाद परिसंचरण की क्रिया, परिसंचरण नहीं होगा हमारे शरीर में, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तब भी समस्या है, लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उत्सर्जन की क्रिया है, उत्सर्जन नहीं होगा तो भी जीवन संभव नहीं है, जीवन का निर्वहन नहीं कर सकते हैं हम। जनन नहीं हो बात अलग है, जनन नहीं होगा तब भी हमारा जीवन चलेगा। लेकिन ये चार मुख्य चीजें ऐसे हैं कि जिनको हमें बिना किए हमारा जीवन संभव ही नहीं है, लाइफ आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसलिए
हमने कहा कि सबसे पहले हमें पोषण, इसीलिए हमने कहा कि समस्त जीवधारियों एवं पादपों द्वारा भोज्य पदार्थों को अवशोषण या ग्रहण करके ऊर्जा तथा वृद्धि प्राप्त करें। ऊर्जा हमें चाहिए जरूर, पोषण वही कहलाता है। पोषण इसीलिए हमने कहा कि दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण या स्वपोषी पोषण हम कह सकते हैं। तो स्वपोषण, अब देखिए हम आपको स्वपोषण आपको अब बताते हैं। अभी हमने कहा कि ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है आपका स्वपोषी पोषण। क्या होता है? स्वपोषी पोषण, ये पहला होता है। तो स्वपोषी पोषण आप जानते हो कि स्वपोषी पोषण कहते किसे हैं? समस्त पादप एवं कुछ जीवधारी, हम सभी जीवधारी को नहीं कह सकते। आई भाषा में समस्त पादप, या आप कह सकते हो अधिकांश पादप, उसमें भी आप समस्त पादप नहीं कह सकते हो। या पेड़ पौधों के द्वारा, आप इसका पेड़ पौधों द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण करना। क्या? पेड़ पौधों द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी पोषण कहलाता है। पेड़ पौधों द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वयं पोषण करें, स्वयं अपने भोजन का निर्माण करें। जैसे अधिकांश पेड़ पौधे, सभी को नहीं कह सकते, अधिकांश पेड़ पौधे एवं अधिकांश पेड़ पौधे, क्या? अधिकांश पेड़ पौधे एवं कुछ जीव, एवं कुछ जीव, एवं जो कुछ जीव है वो भी क्या करते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब देखिए हमने यही कहा आपको, स्वपोषी पोषण पेड़ पौधों द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे हमने अभी कहा कि जैसे क्या है, अधिकांश पेड़ पौधे और कुछ जीव, भाषा में, तो ये क्या करते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब देखिए स्वपोषी पोषण में पेड़ पौधे क्या क्रिया करते हैं? तो पेड़ पौधे, स्वाभाविक है कि पेड़ पौधे सबसे महत्वपूर्ण क्रिया करते हैं और उसका नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे और किसके उपस्थिति में करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में करेंगे। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ये करेंगे। और प्रकाश संश्लेषण जब पाया जाएगा तो पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? पत्ती पाई जाती है, और पत्ती में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखिए पेड़ पौधे को वृद्धि यदि करना है, पेड़ पौधे को यदि वृद्धि करना है तो उसको सबसे पहला पोजीशन क्या होना चाहिए? उसको प्रकाश संश्लेषण मिलना चाहिए।
प्रकाश संश्लेषण के बाद उसको जल मिलना चाहिए। उसको क्या मिलना चाहिए? जल मिलना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए, तभी वो प्रकाश को संश्लेषित करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण उसको चौथा चीज क्या चाहिए? उसको CO2 चाहिए। क्या चाहिए? CO2 चाहिए। और CO2 के साथ साथ, ये तो अपने भोजन की बात अभी हमने कहा, पोषण की बात हमने किया, इसके साथ साथ उसको क्या चाहिए? उसको खनिज लवण भी चाहिए। ये सब जब एक हरा पेड़ पौधा जब इन सब चीजों को पाएगा, तभी वो, अभी हमने कहा कि तभी वो आपको ऊर्जा देगा, तभी वो आपको वृद्धि कराने में मदद करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी के साथ साथ वो उत्पादक भी होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। प्रोडक्ट होता है उनके पास, पाया जाता है, प्रोड्यूसर का काम करते हैं वो, तभी तो उत्पाद बनेगा। प्रोड्यूसर के नाम से उनको कहा जाएगा। वो हमको खाने के लिए सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं, लेकिन स्वयं भोजन का निर्माण, अपना स्वयं का भोजन का जो निर्माण करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में करते हैं। और जब उनको, देखिए, जब उनको ये सारी चीजें मिलता है, जब उनको ये क्या होता है, सभी चीजें उपलब्ध होता है या सभी चीजें हमको वो प्रदान करते हैं, तब वो देखिए क्या बनाते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जब क्लोरोफिल, जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। और CO2 के साथ साथ क्या लेते हैं? CO2 के साथ साथ प्लस जल लेते हैं। और जब यही जल मिलता है इनको तो वो ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 और प्लस O2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? O2 गैस देते हैं। तो देखिए इसको हम अगर संतुलित कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 यहां हो जाएगा और 6 यहां हो जाएगा, तो कार्बन 6 हो गया। ग्लूकोज और हमको क्या दिए? वो ऑक्सीजन दिए। कौन? पेड़ पौधे। कौन? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे किसकी उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। उनमें क्या पाया गया था? क्लोरोफिल पाया गया था। उसी क्लोरोफिल के द्वारा वो हमको क्या उपलब्ध कराते हैं? क्या? ग्लूकोज और क्या? ऑक्सीजन देते हैं। तो पोषण करने के लिए अभी हमने कहा कि पादपों को भी पोषण करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण चाहिए। साथ साथ उसकी पत्ती में क्लोरोफिल होना चाहिए। जल भी वो लेता है, CO2 भी लेता है, खनिज लवण भी लेता है, तभी तो वो पोषण कर पाएगा, अन्यथा कहां से वो पोषण कर पाएगा? इसलिए स्वपोषी पोषण के लिए, उसको पोषण के लिए, पोषण करने के लिए उसको प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर आता है कि प्रकाश संश्लेषण को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए या संक्षिप्त में समझाइए या प्रकाश संश्लेषण के महत्व को समझाइए। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश का संश्लेषण ये करते भी हैं। इसलिए कुछ ऐसे जीव भी हैं जो प्रकाश संश्लेषी के रूप में होते हैं, जैसे जीवाणु भी प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत आता है। तो प्रकाश संश्लेषी उनको जीवाणु कहा जाता है, जो प्रकाश के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। और भी हमने आपको बताया था कि युगलीना एक प्रकार का एक जंतु होता है जो पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी होती है, जिसका नाम क्या है? युगलीना। युगलीना एक जंतु होता है, लेकिन वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है क्योंकि उसके शरीर पर क्लोरोफिल पाया जाता है। इसीलिए हमने कहा कि अधिकांश पादप ऐसे होते हैं जो स्वपोषी पोषण करते हैं, जिसमें कुछ जीवाणु भी आते हैं।
जिसमें कुछ जीव भी हमने कहा कि आते हैं जो स्वपोषी पोषण की क्रिया करते हैं। अब देखिए, ये तो बात रही स्वपोषी पोषण की। इसके बाद आप देखिए, अभी हमने कहा कि एक पोषण हमने और आपको बताया था जिसका नाम था क्या, परपोषण। परपोषी, आप परपोषी पोषण। परपोषी पोषण का मतलब क्या हुआ? अभी हमने कहा कि पेड़ पौधों द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण करना ही स्वपोषण कहलाता है। परपोषी पोषण का मतलब होता है जो जीव एवं कुछ पादप, ध्यान दीजिएगा, कुछ जीव एवं क्या, कुछ पादप अपने भोजन का निर्माण दूसरे के द्वारा करते हैं या दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जो जीव एवं कुछ पादप अपने भोजन का निर्माण दूसरे के द्वारा या दूसरे से प्राप्त करते हैं, दूसरे के द्वारा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। परपोषी पोषण कहलाता है। परपोषी अर्थात देखिए, परपोषी पोषण कहलाता है। देखिए, नाम से ही कर रहा है, परपोषी पोषण। पर मतलब किसी दूसरे के द्वारा, पोषण करके उसको पोषी करके, उसको बना के और उसका भक्षण करके अपने जीवन का निर्माण करना ही परपोषी पोषण कहलाता है। अब परपोषी पोषण में हमने कहा कि जो जीव और कुछ पादप अपने भोजन का निर्माण दूसरे के द्वारा या दूसरे से प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं। अब देखिए, परपोषी पोषण जो होगा वो किसी दूसरे के द्वारा स्वाभाविक है, डिपेंड होगा, वो किसी दूसरे के द्वारा भोजन करेगा। अब वो भोजन जब दूसरे के द्वारा करेगा तो ये 3 रूपों से करेगा। कितने रूपों से? ये 3 रूपों से। पहला क्या हुआ? अभी हमने कहा था कि सबसे पहले हमने वहां आपको क्या बताया था? सबसे पहले हमने आपको वहां बताया था समभोजी पोषण या प्राणी भोजी या समभोजी। तो सबसे पहला हमने क्या बताया था कि समभोजी। दूसरा हमने बताया था आपको मृतोपजीवी। तीसरा हमने आपको बताया था, देखिए, सहभोजी। ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने कहा कि समभोजी का मतलब जो समान रूप से अपने भोजन का निर्माण करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? समभोजी। जैसे हम लोग मानव एक समभोजी है। मानव एक क्या है? समभोजी है। सबसे सरलतम उदाहरण तो मानव ही है। क्या है? मानव एक समभोजी प्राणी है। मानव एक क्या है? समभोजी प्राणी है, क्योंकि मानव की प्रजातियां सब समान है, समान भोजन। लेकिन अगर बात किया जाए कि अगर हम आहार के आधार पर देखेंगे, आहार के आधार पर यदि हम देखेंगे तो मानव को सर्वाहारी कहा जाता है। अब देखिए, मानव समभोजी है,
वही मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है? मृतोपजीवी का मतलब ये होता है कि जो मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करे। किससे? मृत शरीर से। जो मृत शरीर से अपने भोजन का निर्माण करे। जो मृत, मृत का मतलब होता है कि जो मृत शरीर से अपने भोजन का निर्माण कर ले, उसे हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे जीवाणु हुआ, जीवाणु भी एक मृतोपजीवी है। जीवाणु क्या है? मृतोपजीवी जीवाणु इसीलिए होते हैं। इसके बाद आप देखिए सहभोजी। सहभोजी का मतलब होता है कि वो हमारे द्वारा हमसे चिपके भी रहें और हमसे भोजन भी प्राप्त कर लें और हमारे साथ साथ चले रहें। उन्हें हम सहभोजी कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सहभोजी कहते हैं। सहभोजी जो हमारे साथ साथ रहे और हम ही से वो अपना भोजन का निर्माण करे, उसे हम क्या कहते हैं? सहभोजी कहते हैं। जैसे आप देखिए, सबसे सरलतम उदाहरण आप देखते हो, जू। क्या होता है? जू। ये क्या है? हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रहकर भोजन का निर्माण करता है। शार्क मछलियां आप देखिए, जब वो अपने शिकार पर निकलती है तो अपने जाति को तो खा लेती है, लेकिन उस जाति के डरने के कारण, उस जाति से डरने के कारण अन्य मछलियां क्या करती हैं? उसके शरीर से चिपक जाती हैं और चिपकने के बाद क्या करती हैं? वो जो खाती हैं, शार्क जो खाता है उसकी से चिपकी हुई मछलियां उससे भी भोजन प्राप्त करती हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सहभोजी। तो ये आप देखिए, एक स्वपोषी पोषण, एक परपोषी पोषण। और देखिए परपोषी पोषण का मतलब हमारा क्या हुआ कि उत्पादक जितने पेड़ पौधे होते हैं उनसे उगने वाले उनके प्रोडक्ट जो निकलते हैं, उत्पाद जो होता है, उन्हीं का भक्षण जिन लोगों के द्वारा होता है वो परपोषी होते हैं। अर्थात पौधों के द्वारा तमाम प्रकार की चीजें प्राप्त किए जाते हैं और मानव उन्हीं का भक्षण करता है, मानव उन्हीं को खाता है। मानव के साथ साथ और भी जातियां कुछ खाती हैं। तो कहने का मतलब जो परपोषी का मतलब हुआ कि जो दूसरे पर डिपेंड हो, प्रोड्यूसर, उत्पादक पर डिपेंड हो, अपना भोजन उन्हीं से प्राप्त कर ले। तो ऐसे जीव जो होते हैं परपोषी के अंतर्गत आते हैं और परपोषी पोषण कहलाते हैं। अब देखिए परपोषी पोषण के बाद पोषण की क्रिया तो समाप्त हुई। अब देखिए पोषण करने के उपरांत जब हम पोषण कर लेते हैं, ले लेते हैं, बना लेते हैं, भोजन बन जाता है, तो अब भोजन को बनने के बाद, भोज्य पदार्थों का बनने के बाद, हम बना लेने से थोड़ी ना मतलब हो गया कि हम वृद्धि और ऊर्जा प्राप्त कर ले। नहीं, जब तक उसका पाचन नहीं होगा, जब तक उसका डाइजेशन नहीं होगा, तब तक पोषण का कोई मतलब नहीं है। तब तक पोषण का कोई मतलब नहीं है। पत्तियों द्वारा बनाए हुए भोज्य पदार्थ को या बनाए हुए भोजन को यदि उसी का भोजन फ्लोएम जड़ तक ना पहुंचाए, तब तक पादप वृद्धि ही नहीं कर सकता। और जब तक जाइलम जड़ से खनिज, लवण और जल को अवशोषित करके पत्तियों तक न पहुंचाए, तब तक भी वो वृद्धि नहीं कर सकता है और ना ही ऊर्जा, और ना ही कोई हमको प्रोडक्ट देगा वो, ना तो उससे कोई चीजें उत्पन्न होगी। इसलिए इनको पोषण तो क्रिया हो जाती है, लेकिन पोषण के उपरांत उनका पाचन भी होना आवश्यक है। उनका पाचन भी होना आवश्यक है। अब वो पाचन जब तक नहीं होगा तब तक पोषण की क्रिया जीरो है, कोई मतलब नहीं। इसलिए समस्त जीवधारी जो भी क्रियाएं करेंगे वो सबसे पहले पाचन। अब इसके बाद इसीलिए हमने कहा कि पोषण के बाद किसका नंबर आता है? पाचन का।
इसलिए हमें पाचन पढ़ना है। पोषण के बाद क्या? पाचन। आप देखिए, पाचन जितने भी प्राणी हैं पाचन की क्रिया सब करते हैं, डाइजेशन सब करते हैं, लेकिन डाइजेशन करने के लिए, पाचन करने के लिए पाचन अंगों का होना अति आवश्यक है। क्या? पाचन। इसीलिए समस्त भोज्य पदार्थों, समस्त भोज्य पदार्थों को, समस्त भोज्य पदार्थों को पाचन, समस्त भोज्य पदार्थों को पाचन तंत्रों द्वारा पचित करने की क्रिया को, पचित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। समस्त भोज्य पदार्थों को पाचन तंत्रों के द्वारा पचित करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि भोज्य पदार्थ जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी चीजें हम लेते हैं, अपने दैनिक जीवन में जो भी हम ग्रहण करते हैं और शोषण करते हैं, उन्हीं को पाचन तंत्रों द्वारा उन्हीं को जब पचा दिया जाता है तो वही पाचन कहलाता है। इसीलिए हमने कहा कि पाचन होने के लिए पाचन तंत्रों का होना अति आवश्यक है, तभी पाचन की क्रिया संभव है, अन्यथा नहीं संभव है। तो पाचन हर प्राणी करते हैं, हर पादप करते हैं, तो पाचन होना अति आवश्यक है। इसलिए पाचन तंत्र, इसीलिए हमने कहा कि क्या होना जरूरी है, और वो क्या होना जरूरी है? पाचन तंत्र होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र का होना अति आवश्यक है। इसलिए